हे एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वार्म वेलकम है वाईटी एडिटोरियल क्लास में। सेकेंड एडिटोरियल द हिंदू का आज कवर करने वाले हैं। टाइम फॉर ट्रूथ इसका टाइटल है। मुझे पता है एज ए स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एडिटोरियल पढ़ना बहुत मुश्किल होता है ना। आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको हवा भी नहीं लगती होगी एडिटोरियल के सेंटेंस का क्या मीनिंग निकलेगा, लेकिन इसीलिए इस क्लास को लाया जाता है। नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड वाले बच्चों को मैथ्स के फॉर्मूला की तरह इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करते हैं हम। हर एक वर्ड को ब्रेक करते हैं, हर स्ट्रक्चर को समझते हैं, ग्रामेटिकल रूल क्यों लगाए गए हैं और वोकैब का क्या मीनिंग है, सब कुछ रीडिंग के सारे आपको सिखाते हैं। तो पूरा बेनिफिट लेना इस क्लास का। एक लाइक और एक शेयर इसको अभी से दे दो। चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब करें। 5 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा जिस तलाश में आप यहाँ आए हो वह यहाँ की आपकी पूरी होती है। चलिए आइए कुछ नया सीखते हैं। चलिए, टाइटल है जी टाइम फॉर ट्रूस। क्या होता है भाई ट्रूस? ट्रूस का मतलब होता है शांति, या फिर और आसान भाषा में समझें तो शांति समझौता, युद्ध विराम। ट्रूस के लिए बहुत सारे वर्ड्स अंग्रेजी में, जैसे एक वर्ड अपने पास सीज फायर। सीज का मतलब होता है रोकना, फायर का मतलब होता है गोलीबारी। सीज फायर यानी गोलीबारी को खत्म करना। और इसके लिए एक और अच्छा वर्ड है अपने पास, वन वर्ड अंग्रेजी में आर्मिस्टिस। ठीक है, आर्मिस्टिस। तो ये शांति समझौता, सीज फायर, आर्मिस्टिस और ट्रूस सभी एक चीज की तरफ इशारा करते हैं। एक वन वर्ड और बता देता हूं मैं आपको, इनफैक्ट मैं पूछ ही लेता हूं। जब शांति समझौता हो रहा हो तो ऐसी बातचीत को क्या कहते हैं? दो दुश्मन एक जगह बैठ करके चाय पे चर्चा करें और शांति समझौता करने की कोशिश करें तो उस बातचीत को, उस डिस्कशन को अंग्रेजी में किस वन वर्ड से बताते हैं? कमेंट्स में खुद से अटेम्प्ट करना, मैं इसी क्लास में कहीं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा। चलिए टाइटल पैराग्राफ को देखते हैं। कह रहा है जी ट्रूस का टाइम आ गया है, शांति का वक्त आ गया है। और वो आया इस तरीके से कि रशिया शुड यूज द सीज फायर अपॉर्चुनिटी टू एंड द वॉर। रशिया जो है उसको यूज कर लेना चाहिए। शुड तो पता है ना आपको, शुड का मतलब होता है चाहिए। तो रशिया को यूज कर लेना चाहिए सीज फायर की, ट्रूस की या फिर युद्ध विराम की इस अपॉर्चुनिटी को, मौके को। और क्यों? एंड करने के लिए, इस वॉर को खत्म करने के लिए, इस जंग को। चलिए सब्जेक्ट वर्ब जरूर पकड़ें हर सेंटेंस में। रशिया बनेगा आपका सब्जेक्ट, वर्ब बनेगी शुड यूज। सीज फायर, ट्रूस, आर्मिस्टिस सभी के सभी युद्ध विराम के सिनोनिम्स हैं। जो वर्ड मैंने आपसे पूछा था वो वर्ड था पार्ले, और जनरली ये प्लूरल में यूज होता है पार्लेज। पार्लेज वो बातचीत है जब दुश्मन से आप समझौता करते हैं और झगड़े को खत्म करते हैं। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। ये सारे भारी भरकम वर्ड्स शुरू में एक साथ मैं आपको दिखा दूंगा ताकि क्लास को आप स्मूथली ले पाएं। अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर से लाइक कर देना। आपके प्यार के ऊपर ही इस क्लास को रोज लाया जा सकता है। वेल, टेक्स्ट बुक की होली सेल एक्टिव हो चुकी है। जिन बच्चों को जरूरत है मॉक टेस्ट पासेस की अपने एग्जाम्स के लिए, आप इस सेल का बेनिफिट ले सकते हैं। 13 और 14 मार्च को मिनिमम प्राइस पे 395 रुपीज पे आपको मिल रहा है टेक्स्ट बुक का 1 साल का पास प्रो। इसमें 75-80 हज़ार मॉक टेस्ट आ जाएंगे। एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज सभी एग्जाम्स का एक सिंगल कंबाइंड पास है। भरपूर आप इससे तैयारी कर सकते हैं, अपने मॉक टेस्ट दे करके खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी इसमें शामिल हैं आपके एग्जाम के, आप उनको भी मॉक की फॉर्म में लगाएं। इस पास को आप प्रो मैक्स वर्जन का में भी ले सकते हैं, जिसमें एआई डाउट सॉल्वर आपको एडिशनल मिल जाता है। एआई से आप अपने सवाल के जवाब पूछ सकते हैं। जो भी पास आपको चाहिए हो, प्रो पास या प्रो मैक्स प्रो, आप कॉमेंट सेक्शन में जाएं, आपको दिखाएगा टेक्स्ट बुक का लिंक। जो भी लिंक पे प्राइस दिखे उस पर कूपन लगा लेना YT10, आपका प्राइस घट के हो जाएगा 395 रुपीज। ठीक है, कूपन का इस्तेमाल करें YT10 का, अपने पैसे को सेव करें। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। चलिए वोकैब शीट अपनी आज की प्रैग्मेटिक और एनालिटिकल टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। जूम इन कर दूं उसको थोड़ा सा। पहला जो वर्ड है वो है आर्मिस्टिस, अभी आपको करवाया था। इसमें आम लगा हुआ है। आम मतलब हथियार। वैसे तो आम का मतलब बाजू भी होता है, लेकिन आम वर्ड का मतलब जो है हथियार भी होता है। तो सीज फायर, आर्मिस्टिस और ट्रूस सभी एक दूसरे के सिनोनिम है। एन आर्मिस्टिस बिटवीन इजरायली डिफेंस फोर्सेस एंड द हमास इज द नीड ऑफ द आवर। जो एक आर्मिस्टिस है या युद्ध विराम है, शांति का समझौता है इजराइल की आर्मी के बीच में, जिसको IDF बोलते हैं, और हमास के बीच में। ये नीड है, जरूरत है, इस वक्त की नीड ऑफ द आवर है। नीड ऑफ द आवर एक इडियम है अंग्रेजी में, इसका मतलब होता है इस वक्त की सबसे ज़रूरत, सबसे बड़ी ज़रूरत है ना। चलिए
नेक्स्ट वर्ड अपने पास रैचेट। आप गूगल में भी लिखो रैचेट तो आपको दिखेगा वो पाना। पाना समझते हैं ना आप, किसी चीज़ को कसने वाला। इसमें आप वो पेच वेच फंसा करके किसी भी नट बोल्ट को गोल गोल घुमाओगे तो पाना कसा जाएगा। रैचेट वहीं से बनाया गया फ्रेजल वर्ब है, रैचेट अप। जब किसी चीज़ को आप पाने की तरह कसते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा। जब भी आप नट बोल्ट को घसेंगे, अंदर डालेंगे किसी नट को बोल्ट के अंदर, एकदम से नहीं जाएगा, उसको आपको घुमा के रैचेट से गोल गोल घुमाना पड़ेगा। तो जैसे ही आप स्टेप बाय स्टेप किसी चीज़ को इंटेंसिफाई करते हैं, धीमे धीमे, कदम कदम, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं रैचेट अप करना। इंक्रीज्ड एफडीआई कैन रैचेट अप आवर जीडीपी। बढ़ी हुई इन्वेस्टमेंट जो है, एफडीआई जो है, वो धीरे धीरे करके ऊपर ला सकती है, इंटेंसिफाई कर सकती है हमारी जीडीपी को। समझ गए ना? एग्जाम्पल दे देता हूँ एक और मैं। मान लीजिए आज महंगाई है 5% और एक महीने बाद महंगाई है 15%। तो ये अचानक से नहीं होगी 5 से 15, ये 5 से 6 होगी, 7 होगी, 10, 11, 12, 13। तो यही अंग्रेजी में होता है रैचेट अप होना, धीमे धीमे किसी चीज़ का बढ़ना। चलिए नेक्स्ट वर्ड है अपने पास लेवरेज। इसको लिवरेज भी बोलते हैं, नाउन भी है और एक वर्ब भी है। लेवरेज या लिवरेज का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिसका आप बेनिफिट उठा सकें। जैसे एज ए टीचर मेरी इंग्लिश की नॉलेज जो है वो मेरी लेवरेज है। एज ए स्टूडेंट आपका डिसिप्लिन आपकी लेवरेज है, ठीक है ना? एज ए बिजनेसमैन किसी आदमी की बिजनेस की नॉलेज उसका लेवरेज है, उसकी कैपिटल उसकी लेवरेज है। तो जो भी चीज़ आपकी एडवांटेज या इन्फ्लुएंस का काम करे वो आपकी लेवरेज कहलाती है। वर्ब फॉर्म में लेवरेज का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना जो आपके पास है। बिजनेसमैन फंड पॉलिटिकल पार्टीज टू गेन पॉलिटिकल लेवरेज। जो बिजनेसमैन लोग होते हैं वो फंड करते हैं, यानी पैसा देते हैं। फंड एक वर्ब है यहाँ, पॉलिटिकल पार्टीज को, ताकि सियासी लेवरेज का फ़ायदा ले सके, वो पॉलिटिकल माइलेज या एडवांटेज उठा सकें। ये नाउन फॉर्म में था लेवरेज, ऐसे ही वर्ब फॉर्म में दिखाता हूँ आपको। यू नीड टू लेवरेज योर एक्सपर्टीज़। आपको ज़रूरत है लेवरेज करने की या फ़ायदा उठाने की अपनी एक्सपर्टीज़ का, अपनी कुशलताओं का। और क्यों? टू गेट अ गुड जॉब इन टूडेज मार्केट। आजकल की बाज़ार में एक अच्छी जॉब पाने के लिए। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आएगा, बहुत बार आता है। सब मेरे ख्याल से ज़्यादातर जो रेगुलर वाले स्टूडेंट्स हैं वो सारे वर्ड्स देख चुके हैं ना। चलिए अब एक नया वर्ड है आपके लिए, अनलीश। देखिए लीश का मतलब होता है लगाम, ब्रिडल, रेन। लगाम समझते हैं ना किसी जानवर के गले की। अगर किसी चीज़ को आप अनलीश कर रहे हैं ना, तो आप उसकी लगाम को खोल रहे हैं, आप उस चीज़ को आज़ाद कर रहे हैं, जैसे एक जानवर को आज़ाद कर दिया। या फिर उस चीज़ को आप, है ना, जो वो करना चाहे फ्री कर देंगे आप उसको, जहाँ से जहाँ जाना चाहे वो, मतलब वैसे उस काम को कर सकती है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं अनलीश करना। यूज़ करके दिखाता हूँ। द स्कैंडल अनलीस्ड अ वेव ऑफ पब्लिक आउटरेज्ड। इस स्कैंडल ने या घोटाले ने अनलीश कर दिया, बेलगाम कर दिया एक लहर को, लोगों के गुस्से की, पब्लिक के आउटरेज की। आउटरेज यानी गुस्सा। चलिए ये वर्ड आर्टिकल में आप देखेंगे। नया आपके लिए लास्ट वर्ड है अपने पास आज का, कैलेमिटी। बड़ा कॉमन सा वर्ड है। आपदा को, विपत्ति को, डिजास्टर को, तबाही को बोलते हैं कैलेमिटी। इसको डिवास्टेशन, डिस्ट्रक्शन, कैटेस्ट्रॉफी, डिजास्टर, कैटाक्लिज्म, इन सभी वर्ड से बताया जा सकता है। द गवर्नमेंट हैज़ क्रिएटेड अ स्पेशल फंड टू डील विद नेचुरल कैलेमिटीज़। सरकार ने एक स्पेशल फंड बनाया है डील विद करने के लिए, निपटने के लिए प्राकृतिक आपदाओं से, भूकंप से, सुनामी से, बाढ़ से, है ना, नेचुरल कैलेमिटीज़। चलिए कैटास्ट्रोफी, कैटाक्लिज्म अच्छे वर्ड्स हैं, ज़रूर याद रखें। डिजास्टर से आपने डिजास्ट्रस, कैलेमिटी से कैलेमिटस, ये दोनों एडजेक्टिव्स बना सकते हो। ये डिजास्ट्रस नाम का एडजेक्टिव आप आर्टिकल में देखेंगे। भाई डिजास्टर मतलब तबाही, डिजास्ट्रस मतलब तबाही भरा, तबाही भरा। चलिए एक समरी आपको देते हैं आर्टिकल की। अब समरी ये है कि ट्रम्प के प्रेशर में आकर के जेलेंस्की ने बोल दिया है कि चलो 30 दिन के लिए हम वॉर ख़त्म करने को तैयार है। 30 दिन में अगर रशिया मान गया तो वॉर ख़त्म हो जाएगी, नहीं तो 30 दिन बाद फिर से झगड़ा शुरू हो जाएगा। हमारा आर्टिकल कह रहा है कि अब सारा मामला फंसता है रशिया के ऊपर आकर के। जेलेंस्की को इन्होंने प्रेशर डाला, जेलेंस्की मान भी गए, लेकिन अगर रशिया ही नहीं माना तो फिर ये वॉर कैसे ख़त्म होगी। अब रशिया को इस मौके का फ़ायदा उठा लेना चाहिए और वॉर ख़त्म करने का एक बहाना मिला है, इस वॉर से अपना पीछा छुड़ाना चाहिए। आज की टोन है प्रैग्मेटिक, यानी व्यवहारिक होने को बोल रहा है रशिया को, ठीक है ना, बिना नाक कटवाए। इस वॉर को अगर आपको जीतना है और ख़त्म करना है तो ये अच्छा मौका है
जेलेंस्की ने सरेंडर कर रखा है ऑलमोस्ट, आप वॉर को ख़त्म कर सकते हैं। चलिए अब शुरू कर लेते हैं आर्टिकल को। कह रहा है जी, कुछ नहीं कह रहा, पहले आपको खुद से पढ़ना है। एक बार खुद से रीडिंग दो, फर्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है मीनिंग निकालो, फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, उससे मैच करना। चलो मैं यहाँ वेट नहीं करूंगा, आप खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई देना, ठीक है। यूक्रेन्स डिसीजन टू एक्सेप्ट एन इमीडिएट इंटरिम 30 days ceasefire with Russia, which can be extended upon mutual agreements, is an important first step towards shutting down the 3-year-long war. कह रहा जी, जो यूक्रेन का डिसीजन है या फिर फैसला है एक्सेप्ट कर लेने का, मान लेने का, एक ऐसी सीज फायर को, सीज फायर आपको पता है युद्ध विराम, जो 30 दिन का होगा सिर्फ, और ये इमीडिएट होगा, हाथों हाथ हो जाएगा, और ये इंटरिम होगा, ये टेम्परेरी होगा, इस बीच के वक्त के लिए होगा। मेन वाला फाइनल वाला होगा या नहीं होगा मैं नहीं पता, लेकिन ये इंटरिम या टेम्परेरी सा होगा, अभी हाथों हाथ 30 दिन का शुरू हो जाएगा, और ये सीज फायर होगा, युद्ध विराम होगा रशिया के साथ। अब कह रहे कौन सा सीज फायर है, ये उसके लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है इसने। कह रहे जी, जो कि विच एक्सटेंड किया जा सकता है, पैसिव वॉइस में एक्सटेंड करना यानी लंबा करना और आगे बढ़ाना। और कैसे बढ़ाया जाएगा, इस चीज़ के ऊपर जो है म्यूचुअल अग्रीमेंट्स, दोनों कंट्रीज़ के बीच में होने वाले समझौते। कह रहे ये जो डिसीजन है ना यूक्रेन का कि ऐसा एक सीज फायर कर लेंगे, ये डिसीजन ये है एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पहला कदम, और किस चीज़ की तरफ, टूवर्ड्स लगा के बता रहा है, शट डाउन करने की तरफ, ख़त्म कर देने की तरफ 3 साल लंबी 3 year लॉन्ग इस वॉर को, जंग को। सेंटेंस लंबा है लेकिन बहुत आसान है, छोटे छोटे पीस करके पढ़ो इसको। डिसीजन सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट, इज इसकी वर्ब है। डिसीजन इज एन इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप। आगे बताया गया डिसीजन के बारे में, ये है एक्सेप्ट करने का एक सीज फायर को रशिया के साथ, जो सीज फायर आगे भी एक्सटेंड हो सकती है। चलिए, शट डाउन करना, किसी चीज़ को बंद करना, ख़त्म करना, दुकान को मंगल करना। शट डाउन करते हैं ना, दुकान का शटर नीचे करते हैं, वैसे ही वॉर का शटर भी नीचे कर दिया जाएगा। चलो अब एक सवाल है आपसे, 30 दिन और 3 साल, मैंने तो ये सुना है कि जब 30, 3 ऐसे जब एडजेक्टिव्स आ जाएं तो दिनों को फिर प्लूरल, सालों को भी प्लूरल बना के लिखना होता है। भाई 30 स्टूडेंट लिखना हो, 30 बॉय लिखना हो तो गलत हो जाएगा ना, 30 बॉयज़ लिखोगे आप, 30 तो प्लूरल है। फिर भी यहाँ पे 30 डे क्यों लिखा हुआ है, डेज क्यों नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे 3 ईयर क्यों लिखा हुआ है, 3 ईयर्स क्यों नहीं लिखा हुआ। चलो सवाल समझ में आ गया ना, जिसने सवाल समझ लिया वो कॉन्सेप्ट भी समझ लेगा। कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो आप सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, 3 ईयर्स ही लिखा जाता है, 5 किलोमीटर ही लिखा जाता है, 20 रुपीज़ ही लिखा जाता है। लेकिन दिक्कत ये है, जब ये सारे नाउन्स 30 साल, 5 किलोमीटर, 20 रुपये, जब ये नाउन्स एडजेक्टिव की तरह काम करें किसी सेंटेंस में, ये हैं कुछ और, इनको बना दिया कुछ और, जब ये एडजेक्टिव्स की तरह काम करें तब ये सिंगुलर हो जाते हैं हमेशा। अब कैसे पता लगेगा ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे हैं, अगर इनके आगे कोई और नाउन रखा हो, जैसे 3 सालों का पीरियड, पीरियड एक नाउन है, पीरियड कैसा है, 3 सालों का है। ये 3 सालों का जो पीरियड इन्होंने लिखा है 3 ईयर्स, आगे इस नाउन होने की वजह से ये 3 ईयर्स जो है खुद भी नाउन एक एडजेक्टिव बन जाएगा, इस नाउन को मॉडिफाई करेगा और खुद बन जाएगा सिंगुलर। आपको क्या करना है, इस एस को पीछे से निकाल देना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, जब भी आप नाउन को सिंगुलर बनाते हैं एडजेक्टिव रख करके, तो याद रखें बीच में एक हाइफन या डैश भी लगाते हैं। ये हाइफन या डैश इस चीज़ की निशानी है कि इस नाउन को आपने एडजेक्टिव मान लिया है, ठीक है। सिंगुलर नहीं करना खाली, जब भी नाउन को आप सिंगुलर करें किसी दूसरे नाउन के साथ में एडजेक्टिव बना के, तो नाउन के बीच में आपको डैश भी लगा देना है ताकि आप सामने वाले को बता सकें। तो 3 ईयर्स पीरियड गलत होगा, 3 ईयर लिखेंगे, बीच में डैश आएगा। 5 किलोमीटर्स रेस गलत होगा, 5 किलोमीटर लिखेंगे, बीच में डैश आएगा। 20 रुपीज़ गलत होगा, 20 रुपी नोट लिखेंगे, बीच में डैश आएगा। चलो अब 3 क्वेश्चंस करके देखते हैं प्रैक्टिकली आपको कैसे, जो एग्जाम में मिलेंगे बिल्कुल। शी एनरोल्ड फॉर अ 2 years नर्सिंग कोर्स, उसने एनरोल किया या दाखिला किया 2 साल के नर्सिंग के कोर्स में। दाखिला कहाँ किया, नर्सिंग कोर्स में। ये 2 साल क्या है, ये 2 साल नर्सिंग कोर्स के बारे में कुछ बता रहा है।
नर्सिंग कोर्स लंबा हो सकता है, छोटा हो सकता है, डिग्री वाला हो सकता है, डिप्लोमा वाला हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है। जो भी वर्ड आप यहाँ लिख रहे हो वो नर्सिंग कोर्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और जब भी नाउन्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन कोई दूसरा नाउन दे वो बन जाता है एडजेक्टिव। तो ये 2 इयर्स इस नर्सिंग कोर्स की वजह से गलत होगा। आपको क्या करना है, इसके पीछे का एस निकाल देना है और बीच में डैश लगा देना है। हम अपने आप समझ लेंगे ये 2 ईयर नर्सिंग कोर्स के लिए लिखा गया है। द ट्रक कैरिड 20 टन्स ऑफ फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस। ट्रक जो है कैरी करता था 20 टन को या 20,000 किलो को लंबी डिस्टेंस तक, लंबी दूरी तक। क्या करें, 20 टन्स लिखा हुआ है, एस निकाल देता हूँ, बीच में डैश लगा देता हूँ। देखो लकीर का फ़कीर नहीं बनना है। अभी आपको समझाया है ये 20 रुपीज़ 5 किलोमीटर्स 3 ईयर्स बिल्कुल ठीक है अगर इनके बाद में कोई नाउन ना रखा हो। यहाँ 20 टन के बाद में कोई नाउन दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा, तो ये 20 टन सही है। बीच में डैश मत लगा के आना, पीछे का एस मत निकालना। जब नाउन रखा हो तब करना है। तो ट्रक कैरिड 20 टन्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, सेंटेंस में कोई जो है गलती नहीं है। द 20 टन्स लोड ऑन द ट्रक वॉज द मैक्सिमम इट कुड कैरी। 20 टन का जो लोड था, जो वजन था इस ट्रक पे, वो मैक्सिमम था जो ये कैरी कर सकता था। लोड एक नाउन है, नाउन के लिए एडजेक्टिव आया है 20 टन्स। एडजेक्टिव पीछे प्लूरल रखा हुआ आपने, जो गलत होगा। मैं क्या करूँगा, इस लोड का मुंह देख करके इस एस को निकाल दूंगा और बीच में डैश लगा दूंगा। 20 टन लोड नाम का पूरा फ्रेज बनेगा। चलिए, होपफुली फॉर्मूला आपने सीख लिया तो लास्ट क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। द नैरो 10 फीट वाइड रोड इन्वाइटेड न्यूमरस एक्सीडेंट्स एवरी डे। ये जो संकरी सी 10 फीट चौड़ी रोड थी, ये रोज नए एक्सीडेंट्स को इनवाइट करती थी या निमंत्रण देती थी, बुलावा देती थी। ठीक है, फुट जो है वो सिंगुलर होता है, फीट प्लूरल होता है, याद रखना। फुट से फीट बना रहे हो, सिंगुलर और प्लूरल ऐसे बनता है। चलो कमेंट्स में डालो, गलत होगा सही होगा आपको वहीं फीडबैक देंगे। अब आगे आ जाओ, इस कॉन्सेप्ट में भी यही हुआ है। सीज फायर नाम के नाउन के लिए लगाया गया है 30 डे, पीछे का एस निकाल दिया, बीच में डैश लगा दिया। और वॉर के लिए लिखा गया है 3 साल लंबी, तो 3 ईयर लिखा गया है पीछे का एस निकाल करके। चलो आराम से एक रीडिंग लो, पहले क्या कहना चाह रहा है पढ़ो खुद से। कह रहा है द डिसीजन announced in a joint statement issued by the US and Ukraine after senior level talks in Jeddah, Saudi Arabia, also shows that US President Donald Trump's heavy pressure tactics seem to be working on Kyiv. कह रहा है जो डिसीजन है जेलेंस्की का, और कौन सा डिसीजन, देखो ये सारा कुछ लिखा हुआ है इस डिसीजन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये कोमा से लेकर के लास्ट वाले कोमा तक। कह रहा है ये जो डिसीजन है जो कि अनाउंस किया गया है एक जॉइंट स्टेटमेंट में जो इशू की गई थी। जॉइंट स्टेटमेंट क्या है, 2-3 लोग जब मीटिंग करते हैं, मीटिंग के बाद मिल करके एक स्टेटमेंट देते हैं कि हमने इस मीटिंग में ये बातचीत की। तो डिसीजन भी अनाउंस किया गया एक जॉइंट स्टेटमेंट में, और ये स्टेटमेंट इशू की गई थी यूएस और यूक्रेन के द्वारा जब सीनियर लेवल की टॉक्स हुई जेडा नाम के शहर में, सऊदी अरेबिया के। कह रहा है ये डिसीजन जो है ना, ये साथ ही साथ ये शो करता है, डिसीजन की वो भाई ये शोज, और शो ये करता है दैट कि अमेरिका का जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है उनकी हैवी प्रेशर या ज़्यादा प्रेशर की जो टैक्टिक्स हैं, जो दांव पेच है, वो दिखाई देते हैं, सीम कि वो काम कर रहे हैं। टैक्टिक्स सीम टू बी वर्किंग। और काम कहाँ कर रहे हैं, ऑन कीव यानी कि यूक्रेन पे। और कब कर रहे हैं, एटलीस्ट फॉर नाउ, कम से कम अभी के लिए, आगे करें ना करें लेकिन एटलीस्ट फॉर नाउ कर रहे हैं। समझ गए, छोटे छोटे पीस करके पढ़ा आपने। डिसीजन सब्जेक्ट बनेगा, डिसीजन की वर्ब है शोज। डिसीजन कौन सा है, डिसीजन ये पूरा डिसीजन है, अनाउंस किया गया था एक जॉइंट स्टेटमेंट में जो इशू की गई थी यूक्रेन और यूएस के द्वारा जब बातचीत हुई थी अरेबिया में। तो ये डिसीजन शोज है ना, ऐसे बना हुआ है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के हैवी प्रेशर टैक्टिक्स की वर्ब है सीम। टैक्टिक्स यानी दांव पेच या किसी चीज़ के लिए पैंतरा। कह रहा है until recently Ukraine had ruled out any ceasefire, arguing that Moscow should use a truce to rearm itself. कह रहा है जी अभी तक until recently और until now दोनों का मतलब एक ही है।
कह रहा है जी अभी तक अगर देखा जाए तो यूक्रेन जो है वो रूल आउट कर चुका था। रूल आउट करना यानी खारिज करना, किसी चीज़ को सिरे से नकार देना। यूक्रेन सिरे से नकार चुका था, खारिज कर चुका था किसी भी सीज फायर को, शांति के समझौते को। आर्ग्यू करते हुए इस बात को, इस दलील को रखते हुए दैट वो ये कि मॉस्को यानी रशिया जो है वो इस्तेमाल करेगा इस ट्रूस या शांति समझौते का खुद को फिर से रिआर्म करने के लिए या हथियार बटोरने के लिए। खुद को रिआर्म करना यानी अपने हथियारों को मरम्मत करना, नए हथियार बनाना, अपने आप को फिर से मजबूत करने के लिए रशिया जो है शांति समझौते का ढोंग करेगा। चलिए, यूक्रेन की वर्ब है हैड रूल्ड आउट, यूक्रेन रूल आउट कर चुका था। आर्ग्यूइंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस सेक्शन है, ये आर्ग्यू करते हुए यूक्रेन ने कहा। मॉस्को की वर्ब है वुड यूज। ट्रूस, आर्मिस्टिस, याद है ना। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ साथ में पढ़ना है, खुद से वीडियो को पॉज करके पहले। चलिए, कह रहा है यूक्रेन विच हैड डिमांडेड अ कंप्लीट रशियन विड्रॉल फ्रॉम ऑल द टेरिटरीज इट हैड कैप्चर्ड including Crimea, as a precondition for talks, had floated the idea of freezing conflicts on the current line of contact in return for NATO membership. अब ये बता रहा है यूक्रेन ने पहले क्या शर्त रखी थी युद्ध विराम करने की। कह रहा है जो यूक्रेन है ना, यूक्रेन जो कि विच यूक्रेन के लिए आया। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है यूक्रेन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कह रहा है ये वही यूक्रेन है जिसने डिमांड भी किया था एक कंप्लीट रशिया के विड्रॉल का या रशिया के भागे जाने का। विड्रॉ करना यानी किसी एरिया से पीछे हट जाना। और कह रहा है विड्रॉल होना था सारी यूक्रेन की टेरिटरी से, सारी इसकी ज़मीन से, जो कि इट ने यानी रशिया ने कैप्चर कर ली थी, पकड़ ली थी, जिसमें शामिल है क्राइमिया नाम का शहर भी। और कह रहा है ये कैसे मांगा था, इसने डिमांड किया था एक प्री कंडीशन के तौर पे, नेसेसरी कंडीशन के तौर पे टॉक्स के लिए। कह रहा है ये वही यूक्रेन जो कहता था कि रशिया को पहले बाहर भेजो यूक्रेन से, फिर मैं बातचीत करूंगा। इसी ने फ्लोट किया था या सुझाया था। फ्लोट करना यानी किसी आइडिया को सुझाना। और क्या आइडिया था, फ्रीज करने का या जमा देने का, इस कॉन्फ्लिक्ट को यानी झगड़े को ख़त्म कर देने का करंट लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पे, जहाँ भी आदमी खड़े हैं दोनों कंट्रीज़ के लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट पे। और ये सब कुछ होगा बदले में या इन रिटर्न फॉर नेटो की मेंबरशिप के। तो यूक्रेन कहता था रशिया को बोलो वापस चला जाए और हमें नेटो की मेंबरशिप मिल जाए तो हम आज ही इस वॉर को ख़त्म कर देंगे, जहाँ पे जो आदमी खड़ा है वो वहीं खड़ा रहेगा। चलिए, यूक्रेन की वर्ब है हैड फ्लोटेड। फ्लोट करना यानी सबके सामने किसी सजेशन को, आइडिया को, विचार को, ख्याल को, प्रपोजल को रखना। सरकार भी जब टेंडर निकालती है ना तो ऐसा लिखा जाता है गवर्नमेंट हैज़ फ्लोटेड अ टेंडर। टेंडर निकाल दिया है, फ्लोट कर दिया है, अब देखो जिसको चाहिए टेंडर के लिए अपनी अर्जी डाल सकता है। तो वैसे यूक्रेन ने भी इस आइडिया को फ्लोट किया था दुनिया के सामने। इन रिटर्न फॉर यानी बदले में, बाकी सब कुछ यूक्रेन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कह रहा लेटर कीव्स डिमांड शिफ्टेड टू सिक्योरिटी गारंटीज फ्रॉम द वेस्ट। कह रहा आगे जाके यूक्रेन को पता लगा कि ये सब तो होगा नहीं, तो यूक्रेन की डिमांड जो है कीव की, कीव यूक्रेन की कैपिटल है, समझते ना आप, ये शिफ्ट कर गई या ये बदल गई सिक्योरिटी गारंटीज की तरफ जो इससे वेस्ट को मिले। तो यूक्रेन ने बोला मत बनाओ नेटो का मेंबर हमें, लेकिन सिर्फ गारंटी दे दो कि रशिया फिर से हम पे हमला नहीं करेगा सिक्योरिटी की। कीव्स की डिमांड जो है इसकी वो है शिफ्टेड। द वेस्ट यानी सभी पश्चिमी देश, सभी अमीर जो है कंट्रीज। कह रहा है बट द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ratcheted up the pressure by halting all military assistance and intelligence sharing। कह रहा है लेकिन ट्रंप की जो सरकार है, जो प्रशासन है, उसने स्टेप बाय स्टेप मैनर में पाने का इस्तेमाल करते हुए रैचेट अप कर दिया प्रेशर को या दबाव को यूक्रेन के ऊपर। और कैसे, रोक करके सारी की सारी मिलिट्री असिस्टेंस को या फिर सैन्य मदद को और इंटेलिजेंस शेयरिंग को। ठीक है ना, इंटेलिजेंस शेयरिंग यानी रशिया कहाँ पे खड़ा है, इंटरनेट की फैसिलिटी इनको मिले, सब चीज़ें जो इनको इंटेलिजेंस जो है पहले से मिल जाएगी कहाँ पे अटैक होगा। तो अमेरिका ने सब देना बंद कर दिया और इन पे प्रेशर डाला कि आप वॉर को ख़त्म करो। चलिए, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट है। रैचेट अप करना, किसी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप मैनर में इंक्रीज करना, होल्ड करना यानी रोकना। बढ़े आगे नेक्स्ट पैराग्राफ। चलो, छोटा सा है आर्टिकल है ना, आराम से 10-20-30 सेकंड लो, इसको पढ़ो, इसका मीनिंग निकालो। चलिए,
कह रहा है जी, अप अगेंस्ट द वॉल इन जेदा यूक्रेन एक्सेप्टेड द अमेरिकन प्रपोजल एंड अग्रीड टू साइन अ मिनरल डील टू एक्सपेंड यूक्रेन्स इकॉनमी। कह रहा है जी, जब अप अगेंस्ट द वॉल हो गया, अप अगेंस्ट द वॉल एक एडजेक्टिवल फ्रेज है, इसका मतलब होता है दीवार के सहारे किनारे पे लगा होना या फिर चारों तरफ से घिरा हुआ होना। कह रहा है जी, चारों तरफ से घिरा हुआ होकर के, दीवार के किनारे लगा हुआ होकर के जेडा नाम के शहर की बातचीत में जो भी हुई थी, वहाँ पे इस बेचारे यूक्रेन ने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया अमेरिका के प्रपोजल को, और ये इस चीज़ को भी एग्री कर गया कि एक मिनरल डील साइन करेगा अमेरिका के साथ। और क्यों? ताकि एक्सपेंड कर सके यूक्रेन की इकॉनमी को और गारंटी इट्स लॉन्ग टर्म प्रोस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी, और गारंटी कर सके अपनी लंबे टर्म में प्रोस्पेरिटी को, समृद्धि को और सिक्योरिटी को, सुरक्षा को। तो पहले तो लग रहा था मिनरल डील नहीं करेंगे, जेलेंस्की ने बोला था नहीं करनी हमें, लेकिन लास्ट में अप अगेंस्ट द वॉल हो गए जेलेंस्की, मजबूर होकर के इन्होंने सब चीज़ों पे साइन कर दिया। चलिए, यूक्रेन की वर्ब है एक्सेप्टेड, दूसरी वर्ब है अग्रीड। यूक्रेन एक्सेप्टेड द प्रपोजल एंड अग्रीड टू साइन अ मिनरल डील। प्रोस्पेरिटी का मतलब होता है समृद्धि, धन दौलत, है ना। कह रहा था यूएस इमीडिएटली रिज्यूम्ड मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस असिस्टेंस फॉर कीव। अमेरिका ने भी फटाफट से रिज्यूम कर दिया, शुरू कर दिया मिलिट्री और इंटेलिजेंस असिस्टेंस को या मदद को कीव के लिए। अभी तक अमेरिका ने बंद कर रखी थी पिछले 4-5 दिनों से, अब अचानक से अमेरिका ने मदद भेजना यूक्रेन को शुरू कर दिया है। चलिए, यूएस सब्जेक्ट है, द लगेगा यूएस के आगे, आपको पता है यूनाइटेड आ रहा है नाम में तो द लगेगा। वर्ब है इसकी रिज्यूम्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। बढ़े नेक्स्ट पैराग्राफ। चलिए, कह रहा है जी, बट मोर कॉम्प्लिकेटेड इज द नेक्स्ट स्टेप। कह रहा है लेकिन जो अगला स्टेप है वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। नेक्स्ट स्टेप सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, मोर कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे एक एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री। तो अगला कदम जो है वो और ज़्यादा पेचीदा है। कैसे? द बॉल इज नाउ इन रशियाज कोर्ट, सेड मार्को रूबियो द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आफ्टर द जेडा टॉक्स। कह रहा है जो बॉल है अब वो रशिया के कोर्ट में है, जो गेंद है वो अब रशिया के मैदान में है। ये एक फ्रेज होता है अंग्रेजी में, एडियम है, इसका मतलब होता है अब आपकी बारी है काम को करने की या कोई कदम उठाने की। ठीक है ना, तो बॉल आपके कोर्ट में है, अब आप ही बॉल को हिट करोगे या जो भी करना चाहते हो। ये कहा मार्को रूबियो ने कि सब कुछ रशिया पे डिपेंड करता है, जो कि यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं या यूं कह दें फॉरेन मिनिस्टर हैं, और ये इन्होंने जेदा में टॉक्स के बाद में कहा। कह रहे यूएस ऑफिशियल्स आर एक्सपेक्टेड टू ट्रेवल टू मॉस्को टू डिस्कस द प्रपोजल। यूएस के जो ऑफिशियल्स हैं वो भी एक्सपेक्टेड है, अधिकारी, कि वो ट्रैवल करेंगे या जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? रशिया में, मॉस्को में। पुतिन से मिलेंगे और डिस्कस करेंगे इस पूरे प्रपोजल को, शांति के समझौते को। डिस्कस करना, किसी चीज़ पे बातचीत करना, डिस्कस के बाद में, इस वर्ब के बाद में कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाई जाती। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अभी मैं आपको करवाऊंगा, पूरा पैराग्राफ देख लो, फिर इस कॉन्सेप्ट को मैं डिटेल में समझाता हूँ। चलिए, कह रहा है जी, इफ देयर इज अ सीज फायर रशिया एंड यूक्रेन आर एक्सपेक्टेड टू बिगिन डायरेक्ट टॉक्स टू ब्रिंग द वॉर टू अ डेफिनिट एंड। कह रहा है अगर एक सीज फायर हो गई, युद्ध विराम हो गया, तो फिर रशिया और यूक्रेन जो है ना, ये एक्सपेक्टेड है, इनसे ऐसी आशा है कि ये शुरू करेंगे एक दूसरे से आमने सामने बातचीत। और क्यों? ताकि ब्रिंग कर सकें, ला सकें इस वॉर को एक निश्चित या डेफिनेट अंत तक। तो आगे का प्लान कुछ इस तरह का है। सीज फायर सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है, देयर से क्लोज शुरू हुआ, इसलिए सब्जेक्ट को वर्ब से बाद में रखा गया। ठीक है, देयर से, हेयर से, देयर इन, हेयर इन, ये चारों वर्ड्स जब भी शुरू में आ जाएं तो वर्ब जो है सब्जेक्ट से पहले रखी जाती है, इसको बोलते हैं इन्वर्जन। रशिया यूक्रेन की वर्ब है आर एक्सपेक्टेड, पैसिव वॉइस में, डेफिनेट यानी सर्टेन या निश्चित। कह रहा है जी, बट बोथ साइड्स हैव एस्केलेटेड देयर एयर वॉर। कह रहा है लेकिन समस्या ये है, दोनों साइड्स ने एस्केलेट कर दिया है, इंटेंसिफाई कर दिया है और ज़्यादा तीव्र कर दिया है अपनी एयर वॉर को, अपनी एयरफोर्स के इस्तेमाल को। लास्ट वीक रशिया लॉन्च्ड मैसिव मिसाइल एंड एयर स्ट्राइक्स ऑन यूक्रेन टारगेटिंग इट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। पिछले ही हफ्ते रशिया ने लॉन्च किया था एक बहुत बड़ी मिसाइल को और एयर स्ट्राइक्स को यूक्रेन के ऊपर, और ये किया था टारगेट करते हुए, निशाना बनाते हुए यूक्रेन के एनर्जी के इंफ्रास्ट्रक्चर को,
इनके पावर हाउसेस को, तेल के कुओं को या फिर इनके रिफाइनरीज को, एनर्जी से जुड़े हुआ जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर इन्होंने हमला किया। ठीक है, हमला लास्ट वीक हुआ है, रशिया की वर्ब है लॉन्च्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, पास्ट का आपको टाइम दे दिया गया है। टारगेटिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब रशिया ने लॉन्च किया मिसाइल तब ये टारगेट कर रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए, इजी है पढ़ने में। अब ये कॉन्सेप्ट देख लो फटाफट से। लेफ्ट साइड में आपको मिलेंगे सारे के सारे नाउन्स, राइट साइड में मिलेंगी आपको सारी की सारी वर्ब्स। एक ही वर्ड की दोनों फॉर्म्स अलग अलग। स्ट्रेस एक नाउन भी है, स्ट्रेस एक वर्ब भी है। नाउन फॉर्म में स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, वर्ब फॉर्म में स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव देना या लेना। मज़े की बात यह है कि नाउन या वर्ब फॉर्म तो दोनों सेम है, लेकिन वर्ब फॉर्म अपने बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं लेती स्ट्रेस की, नाउन फॉर्म अपने बाद में ऑन लेती है। तो जिस बच्चे को ब्रेक करना नहीं आया सेंटेंस, स्ट्रेस नाउन था या वर्ब था वो पता नहीं लगा पाया, तो वो जिंदगी भर यही सोचता रहेगा, कंफ्यूज रहेगा कि यार कभी तो स्ट्रेस के बाद में ऑन लगता है, कभी नहीं लगता। पर पता कैसे लगेगा? जब आप सेंटेंस को ब्रेक करना सीखोगे, सब्जेक्ट, वर्ब, नाउन, इन सब चीज़ों को अलग अलग करके दिमाग में समझोगे। वैसे ही अटैक एक नाउन है, नाउन फॉर्म में अटैक अपने बाद ऑन लेता है, वर्ब फॉर्म में अटैक के बाद कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। ऑर्डर, डिमांड, इम्पैक्ट, हीड। हीड का मतलब होता है किसी चीज़ की सुनवाई। नाउन फॉर्म में सुनवाई के बाद में टू लगेगा। यू हैव टू पे हीड टू माई एडवाइस, तुम्हें मेरी एडवाइस की सुनवाई करनी होगी। यू हैव टू पे हीड टू माई एडवाइस। लेकिन वर्ब फॉर्म में हीड के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आती। यू नीड टू हीड माई एडवाइस, है ना, या प्लीज हीड माई एडवाइस। हीड वर्ब बन गई, कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगी। एम्फेसिस का मतलब भी यही है। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन नाउन है, इन्वेस्टिगेट वर्ब है। डिस्कशन एक नाउन है, डिस्कस एक वर्ब है, इसीलिए बोल रहा था डिस्कस वर्ब के बाद में कोई प्रेपोजिशन नहीं आता। हाँ, डिस्कशन नाउन होगा तो उसके बाद में ऑन या अबाउट आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लें आप इसका। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। आज क्लास लंबी हो जाएगी, फिर किसी क्लास में करवाऊंगा। एक ही कॉन्सेप्ट रोज करवा सकता हूँ मैं आपको, है ना, डिटेल में। तो ये एडिशनल कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चंस के साथ में नेक्स्ट किसी क्लास में इसको अच्छे से करेंगे। चलिए, इसीलिए यहाँ पे डिस्कस के बाद में किसी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया गया। चलो नेक्स्ट पैराग्राफ। कह रहा है जी, ऑन ट्यूसडे hours before the Jeddah talks began, Ukraine unleashed its largest drone strike on several parts of Russia. तो रशिया ने हमला किया पहले यूक्रेन पे, फिर ट्यूसडे को क्या हुआ, एक दो दिन बाद, 2 घंटे पहले या कुछ घंटे पहले ही जेद्दा की जब टॉक शुरू हुई उससे यूक्रेन ने अनलीश कर दिया, बेलगाम कर दिया, खुला छोड़ दिया अपने सबसे बड़ी ड्रोन के हमले को रशिया के सेवरल पार्ट्स पे, इंक्लूडिंग मॉस्को, जिसमें मॉस्को भी शामिल है। तो इधर से यूक्रेन ड्रोन से हमले कर रहा है। चलिए, यूक्रेन सब्जेक्ट है, अनलीस्ड इसकी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। कह रहा रशिया इज ऑल्सो मेकिंग ड्रामेटिक एडवांसेस इन कुक्स रीजन वेयर यूक्रेन स्टिल होल्ड्स ऑन टू सम टेरिटरी। कह रहा रशिया भी साथ ही साथ कुछ ड्रामेटिक एडवांसेस कर रहा है। एडवांसेस यानी बढ़त है ना, ड्रामेटिक यानी ड्रामा से भरी हुई, खून खराबे से भरी हुई। तो बहुत ड्रामा भरी हुई बढ़त बना रहा है कुक्स रीजन में, जहाँ पे यूक्रेन आज भी होल्ड ऑन टू करता है, जकड़ के बैठा है अपनी कुछ ज़मीन को, टेरिटरी को, रशिया के हाथ में जाने को नहीं दे रहा। चलिए, रशिया की वर्ब है इज ऑल्सो मेकिंग, सब्जेक्ट है रशिया, वर्ब है इज मेकिंग। यूक्रेन की वर्ब है होल्ड्स। कह रहा है इफ मिस्टर ट्रंप हैड लेवरेज ओवर यूक्रेन विद विच ही फोर्स्ड कीव इनटू एक्सेप्टिंग हिज प्रपोजल, ही हैज़ वेरी लिटिल इन्फ्लुएंस ओवर क्रेमलिन। कह रहा है जी, अगर ट्रंप साहब के पास लेवरेज थी या कुछ इन्फ्लुएंस या एडवांटेज था यूक्रेन के ऊपर, यूक्रेन को ट्रंप मजबूर कर सकते थे। कह रहा है जी, जिसके साथ में उन्होंने फोर्स भी किया यूक्रेन को कि वो एक्सेप्ट कर ले, मान ले ट्रंप के प्रपोजल को। कह रहा अगर ये सब कुछ उनके पास था ना, अब उनके पास ना के बराबर है, वेरी लिटिल है इन्फ्लुएंस या दबदबा क्रेमलिन के ऊपर, रशिया के ऊपर। तो यूक्रेन तो मान गया, हो सकता है रशिया ना माने, तो यहाँ पे ट्रंप को मतलब उनकी सही इन्फ्लुएंस का पता लगेगा, रशिया कैसे रिस्पॉन्ड करता है। चलिए, ट्रंप सब्जेक्ट है, हैड इसकी वर्ब है, लेवरेज यहाँ पे नाउन है, इन्फ्लुएंस एडवांटेज ही आया ट्रंप के लिए, अगेन उसकी वर्ब है हैज। वेरी लिटिल यानी क्लोज टू जीरो या ना के बराबर। कह रहा है बट रशिया शुड सी द टिल्ट इन वॉशिंगटन
एंड द यू टर्न इन कीव एज एन अपॉर्चुनिटी। कह रहा है लेकिन रशिया को देखना चाहिए इस टिल्ट को, इस झुकाव को जो वॉशिंगटन में आया है, और इस यू टर्न को जो कीव में आया है एक मौके की तरह, अपॉर्चुनिटी की तरह। वॉशिंगटन रशिया की तरफ झुका हुआ है, कीव जो है वैसे सरेंडर मोड में आ गया है, तो इस चीज़ का, इस मौके का रशिया को फ़ायदा उठा लेना चाहिए। चलिए रशिया की वर्ब है शुड सी। टिल्ट यानी झुकाव, यू टर्न यानी रिवर्सल। पहले आप ऐसे जा रहे थे फिर घूम के ऐसे आ गए यू टर्न मार के, है ना, तो कीव ने ये किया ना। चलिए लास्ट पैराग्राफ है अपना आज का, फटाफट से इसकी रीडिंग ले लो। ऑलराइट, इट हैज़ ऑल्सो सफर्ड ह्यूज लॉसेस एंड इट्स लीडरशिप विद द वेस्ट इन पर्टिकुलर विद यूरोप हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड। कह रहा जी साथ ही साथ इसने सफ़र किया है बड़े बड़े लॉसेस को, बड़ी बड़ी जो है नुकसानों को, और इसकी जो रिलेशनशिप है, जो रिश्ता है वेस्ट के साथ में, पश्चिमी देशों के साथ में, खास करके यूरोप के साथ में बुरे तरीके से डैमेज्ड है, बहुत बुरी उस पर चोट पड़ी है। किसके लिए बात कर रहा है इट की? पिछले पैराग्राफ में देखो बात हो रही है यहाँ पे रशिया की, है ना। तो कह रहा है जी रशिया ने भी बहुत नुकसान सहा है और वेस्ट के साथ में इसका रिश्ता ऑलमोस्ट टूट चुका है। चलिए इट आया रशिया के लिए, हैज़ सफर्ड इसकी वर्ब है, इट्स रिलेशनशिप की वर्ब है हैज़ बीन बैडली डैमेज्ड पैसिव वॉइस में। कह रहा है इट्स इकॉनमी इज अंडर हैवी सैंक्शंस। रशिया की इकॉनमी भी अंडर सैंक्शंस है, बहुत प्रतिबंधों के, रेस्ट्रिक्शंस या पाबंदियों के नीचे है। द यूएस हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड सम ऑफ व्लादिमीर पुतिन्स डिमांड सच एज रूलिंग आउट नेटो मेंबरशिप फॉर यूक्रेन। अमेरिका भी झुक चुका है, अमेरिका भी पहले से ही एक्सेप्ट कर चुका है पुतिन की कुछ डिमांड्स को, जैसे कि रूल आउट करना या खारिज करना नेटो की जो है हिस्सेदारी या मेंबरशिप यूक्रेन के लिए। तो ये बात भी अमेरिका ने मान ली है रशिया की कि आपको नेटो की, यूक्रेन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। चलिए यूएस की वर्ब है हैज़ एक्सेप्टेड, रूल आउट करना, खारिज करना। कह रहा है जी इसलिए इंस्टेड ऑफ कंटिन्यूइंग दिस डिजास्टर्स इलीगल वॉर which has claimed tens of thousands of lives on both sides, the Kremlin should respond positively to the offer for truce। कह रहा है जी इसलिए, इस बजाय, इंस्टेड ऑफ मतलब बजाय कंटिन्यू करने के या जारी रखने के इस डिजास्टर्स या तबाही भरी इलीगल वॉर को, गैर कानूनी जंग को, जिसने क्लेम कर दिया है या दावा ठोक दिया है दसियों हजार, टेंस ऑफ थाउजेंड्स लाइव्स पे या जानों पे, दोनों ही तरफ, यूक्रेन और रशिया की तरफ। कह रहा है जी इस वॉर को और आगे बढ़ाने के बजाय, इंस्टेड ऑफ, क्या होना चाहिए? जो क्रेमलिन है यानी रशिया है उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए पॉजिटिवली, सही तरीके से अपना रिस्पॉन्स देना चाहिए इस ऑफर के सामने जो है ट्रूस या शांति का, और क्रेमलिन को स्टार्ट डायरेक्ट टॉक्स विद यूक्रेन टू फाइंड अ लास्टिंग सोल्यूशन टू द कॉन्फ्लिक्ट। क्रेमलिन को स्टार्ट भी कर देना चाहिए एक सीधी सीधी बातचीत यूक्रेन के साथ में, ताकि ये फाइंड कर सके एक लंबे और टिकाऊ सोल्यूशन को इस कॉन्फ्लिक्ट में, टू द कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो लास्ट में रशिया को नसीहत दी गई है कि आप व्यवहारिक हो जाओ और इस वॉर को ख़त्म करो। चलिए विच आया है वॉर के लिए, विच की वर्ब है हैज़ क्लेम्ड, क्लेम करना लाइव्स को यानी जाने ले लेना। क्रेमलिन आया रशिया के लिए, क्रेमलिन की वर्ब है शुड रिस्पॉन्ड एंड शुड स्टार्ट। इट शुड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली एंड इट शुड स्टार्ट अ डायरेक्ट टॉक। ट्रूस आर्मिस्टिस यानी शांति समझौता। चलिए रैप अप करें क्लास को, इजी था पढ़ने में आर्टिकल आज का। एक समरी मैं आपको दे देता हूँ सारे वोकैब की। सीज फायर शांति समझौता, रूल आउट खारिज करना, फ्लोट करते हैं किसी आइडिया को तो किसी विचार को सबके सामने रखते हैं, सर्कुलेट करते हैं, टेम्परेरी होता है वो, आप सबको दिखाते हैं कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ। अनलीश करना, बेलगाम करना किसी चीज़ को, टिल्ट करना यानी झुक जाना, नाउन फॉर्म में झुकाव, वर्ब फॉर्म में झुक जाना। रैचेट अप, स्टेप बाय स्टेप मैनर में, जैसे पाने से आप नट को कसते हैं, किसी पेज को कसते हैं, वैसे स्टेप बाय स्टेप मैनर में किसी चीज़ को इंक्रीज करना। टेक्टिक होता है पैतरा, डिजास्टर्स यानी तबाही भरा, एस्केलेट यानी चीज़ों को ऊपर लाना, इंक्रीज करना इंटेंसिटी को, शट डाउन करना यानी किसी चीज़ को बंद करना, दुकान को शट डाउन करना। फिर कुछ वोकैब अलग से भी थी अपने पास, भारी भरकम वर्ड्स, क्लैमिटी यानी डिजास्टर, अनलीश आप देख चुके हैं। लेवरेज होता है आपका इन्फ्लुएंस या एडवांटेज, दबदबा या प्रभाव। रैचेट अप आपने देख लिया, आर्मिस्टिस यू हैव सीन दिस वर्ड। चलिए अब आएंगे आर्टिकल पे, होपफुली 10 में से 8, 7, 9 है ना, कम से कम इतने मार्क्स आपको मिलेंगे।
फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी आर्टिकल में ऑथर की टोन कैसी है, या किस टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है। भाई टोन लिखी हुई है प्रैग्मेटिक और एनालिटिकल। बड़ा आसान था ये क्वेश्चन, है ना। व्यवहारिकता की बात की गई है कि रशिया को क्या करना चाहिए आगे। बी आंसर बनेगा फर्स्ट में। ऑप्टिमिस्टिक, क्रिटिकल, सरकास्टिक नहीं है ये, प्रैग्मेटिक वर्ड जो है यहाँ पे की वर्ड है। कह रहे जी पोटेंशियल रिस्क कौन सा है जो आर्टिकल में हाईलाइट भी हुआ है बावजूद इस सीज फायर के। सीज फायर के बाद भी क्या काम गलत हो सकता है इस आर्टिकल में बताया गया है। एक ही काम गलत होगा कि रशिया सीज फायर का ढोंग करे और फिर 1-2 साल में अपने आप को फिर से रीआर्म कर ले, अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को फिर से रीबिल्ड कर ले और फिर से यूक्रेन पे हमला कर दे। तो यही एक रिस्क है सीज फायर में। बी आंसर बनेगा रशियाज एबिलिटी टू रीबिल्ड इट्स मिलिट्री स्ट्रेंथ। चलिए आ जाओ थर्ड पे। इनमें से कौन सा वाला सेंटेंस या स्टेटमेंट सबसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करता है यूक्रेन के स्टांस में चेंज को या यूक्रेन की पोजीशन में बदलाव को सीज फायर को लेकर के। ये बदलाव कैसे आया, यूक्रेन अचानक से वॉर करता करता वॉर को ख़त्म करने पे क्यों आया। सिंपल रीजन है, वॉर के लिए अमेरिका से मिलिट्री एड जो आती थी वो उसने रोक दी, विदल्ड कर दी या फिर रोक दी, प्रेशर करते हुए यूक्रेन को कि वो एक्सेप्ट करे युद्ध विराम को। यही सबसे बड़ा रीजन है यूक्रेन के स्टांस या पोजीशन में बदलाव का। ठीक है ना, यही बेस्ट आपका एक्सप्लेन करने वाला सेंटेंस है। चलिए अब बीच के कुछ क्वेश्चन है वोकैब के। रैचेट अप, आर्मिस्टिस और एरर्स के 2 क्वेश्चंस हैं, खुद से सॉल्व करेंगे आप ये चारों क्वेश्चंस। क्लोज टेस्ट में आपको करवा देता हूं, ठीक है। 5-6 वर्ड्स हैं अपने पास, रूल आउट, लेवरेज, रैचेट अप, अनलीश, कैटाक्लिज्मिक, टर्न अराउंड। अपने को इन 5-6 वर्ड्स में से 3 वर्ड्स को सुटेबली इन 3 ब्लैंक्स में यूज करना है। द CEO डैश हिज इंडस्ट्री कनेक्शंस to orchestrate a remarkable dash after company's dash financial collapse। सीईओ ने अपने इंडस्ट्री के जो कनेक्शन थे उनको डैश किया। अब कनेक्शन को आप क्या करोगे, अनलीश करोगे, खुला छोड़ दोगे, रैचेट अप करोगे यानी उनको मजबूत करोगे, लेवरेज करोगे यानी फ़ायदा उठाओगे, रूल आउट करोगे यानी खारिज करोगे, कैटाक्लिज्मिक यानी तबाही भरा एक एडजेक्टिव है, टर्न अराउंड यानी रिवर्सल, किसी चीज़ में 180 डिग्री यू टर्न, ये भी एक नाउन है। आपको यहाँ वर्ब चाहिए, एडजेक्टिव नाउन से काम नहीं चलेगा। कैटाक्लिज्मिक, टर्न अराउंड यहाँ नहीं आ सकते। वर्ब यहाँ पे यूज़ होगी इंडस्ट्री कनेक्शन को यूज़ करने की। मजबूत भी कर सकते हैं लेकिन मजबूत करने से ज़्यादा ज़रूरी है लेवरेज करना। वो क्यों आप आगे देखेंगे। सीईओ ने मजबूत ना करके लेवरेज किया या फिर फ़ायदा उठाया अपने इंडस्ट्री के कनेक्शंस का। और क्यों, ताकि वो ऑर्केस्ट्रेट कर सके। ऑर्केस्ट्रेट करना यानी मैनेज करना, किसी चीज़ को है ना अच्छे से बनाना, अपने हिसाब से चलाना, मैनेज करना, ताकि वो मैनेज कर सके एक बहुत ही शानदार या रिमार्केबल से डैश को। और ये डैश कब आया, कंपनी की डैश फाइनेंशियल कोलैप्स के बाद। तो कोलैप्स के बाद में सीईओ क्या करेगा, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा ना। फाइनेंशियल कोलैप्स तो आ चुका है और ये रिमार्केबल क्या होगा, कोलैप्स का बिल्कुल उल्टा होगा। कोलैप्स का उल्टा होता है टर्न अराउंड, और ये टर्न अराउंड था कंपनी का फाइनेंशियल कोलैप्स का, जो कि अपने आप में था तबाही भरा या कैटाक्लिज्मिक। समझ पाए आप, थोड़ा सा आपको है ना यूज़ करना है अपने ब्रेन्स को, दिमाग को यूज़ करके देखना है कि कौन सा वर्ड सेट बैठेगा। सीईओ ने इंडस्ट्री कनेक्शंस को इस्तेमाल किया ताकि वो टर्न अराउंड कर सके, 180 डिग्री घुमा सके या दिशा बदल सके कंपनी के तबाही भरे फाइनेंशियल कोलैप्स की या आर्थिक जो है गिरावट की। चलिए बाकी क्वेश्चंस के आंसर फर्स्ट कमेंट में डाल दिए हैं। आउट ऑफ 10 कितने मार्क्स मिले चेक करके बताना। नीचे जाओ, फर्स्ट कमेंट में आपको आंसर मिलेंगे। कल आपसे लेंगे मुलाकात। क्लास कैसी लगी आज की ज़रूर से बताएं। पूरी देखी, पीडीआई लिख दिया करो। जरूर से एक लाइक और एक शेयर दें। अंटिल देन साइनिंग आउट। और हाँ, ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। कमेंट सेक्शन में ऐप का लिंक दिया गया है। जो भी कोर्स आपकी नीड है अफोर्डेबल प्राइस में आप अपने एग्जाम को प्रिपेयर कर सकते हैं, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी या स्टेट पीएससी एग्जाम को। ये टीम का नंबर है, इस पर व्हाट्सएप करके आप टीम से बात भी कर सकते हैं अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो।